जय हिंद। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों का वेलकम करता हूं आपके YouTube चैनल में। कल कुछ टेक्निकल समस्या होने की वजह से वीडियो पूरी नहीं हो पाई थी, कुछ क्वेश्चंस कराने रह गए थे। आज हम लोग जो है बचे हुए सवालों को हल करेंगे। एक बार मैं आपको फिर से बता दूं कि हम लोग इस चैनल पर इस वीडियो में MTS 2021 में पूछे गए सवालों को एनालिसिस कर रहे हैं। सभी सवालों को बारी बारी से हम लोग लगाएंगे, ठीक है। तो कल के बाद हम लोग आगे चलते हैं। कल जहां तक हुआ था जो भी क्वेश्चन मैंने कराया था उसके बाद आगे चलते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन आपके शिफ्ट 1 में पूछा गया, अभी तक शिफ्ट 1 ही हम लोग कर रहे हैं। शिफ्ट 1 का पूछा गया क्वेश्चन है, कह रहा है कि अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। यदि वह समान दूरी को 12 मिनट में तय करना चाहता हो तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए। अब सुनिएगा ध्यान से। एक तरीका मैंने आपको बताया था, स्पीड, डिस्टेंस और टाइम ये त्रिमूर्ति हैं। इस पे यदि आप जो है ये तरीका, ये मेथड सीख गए तो चाल समय दूरी के 90% क्वेश्चन सब इसी पे लग जाएंगे। इतना समझ लीजिए। तो चाल समय दूरी पढ़ेंगे, नाव और धारा पढ़ेंगे तो दोनों में ये आपको काम आएगा। टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे तो भी यही तीनों रहेंगे, लेकिन यहाँ पे SDT की जगह कुछ और हो सकता है। औसत पढ़ेंगे तो भी हम तीन ही इन चीजों को लेकर चलेंगे, वहां पे उनका नाम कुछ और हो सकता है। तो तीन कॉन्सेप्ट बस आपको समझना है। अमित, देखिए स्पीड, यहां पे हम लोग स्पीड लिखेंगे। अमित 40 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से अपनी बाइक से किसी निश्चित दूरी को 15 मिनट में तय करता है। टी मतलब टाइम, कितने मिनट में? 15 मिनट में तय करता है। अब करें यदि वह निश्चित दूरी हमको नहीं मालूम है, वह निश्चित दूरी 12 मिनट में तय करना हो तो उसे अपनी चाल को कितना रखना चाहिए? उसे अपनी चाल को कितना किलोमीटर प्रति घंटा रखना चाहिए? यही सवाल है। देखिए कितना आसान है। इसका लोग न जाने क्या क्या फालतू जो है लगा लेते हैं सूत्र पे, फार्मूले पे, लेकिन आप यहाँ पे एक चीज समझिएगा, टाइम पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे चाल 40 है, 40 की स्पीड से चल रहा है तो किसी दूरी को 15 मिनट में तय कर रहा है। यदि उस दूरी को 12 मिनट में तय करना हो, आप बताइए समय कम लेना चाहता है वो। यदि समय कम लेगा तो स्पीड जाहिर सी बात है वो बढ़ाएगा। यदि स्पीड बढ़ाएगा तभी तो वो जल्दी पहुंचेगा। तो यहाँ पे समय कम ले रहा है तो स्पीड यहाँ पे बढ़ करके आनी चाहिए, 40 से बढ़ के आएगा। इसका मतलब ये हुआ, एक चीज समझ लीजिएगा, चाल जो होता है वो समय का ठीक उल्टा होता है। चाल जो होता है वो समय का ठीक उल्टा होता है। यहाँ पे एक समय का रेशियो कितने का बनेगा बच्चों? 3 5 15 और 3 चौक का 12। समय का रेशियो कितने का बनेगा? 5 और 4 का। यदि समय का रेशियो 5 और 4 का है तो स्पीड का रेशियो 4 और कितने का होना चाहिए? 5 का। बहुत ध्यान से मेरी बात समझिएगा, 10 सेकंड के अंदर ऐसे सवालों को उड़ा देंगे। बहुत ध्यान समझिएगा। चाल समय का उल्टा होता है, समय चाल का उल्टा होता है। क्यों उल्टा होता है? क्योंकि चाल आपकी कम है तो किसी जगह पर पहुंचने में समय ज्यादा लगेगा, चाल आपकी ज्यादा है तो किसी जगह पर पहुंचने में कम समय लगेगा। यानी इसको बढ़ाएंगे तो समय कम होगा और इसको घटाएंगे तो समय ज्यादा लगेगा। इस बात को समझ पा रहे हैं? हमने देखा टाइम का एक रेशियो बन रहा है 5 संबंधे 4 का। देख टाइम का रेशियो 5 4 का है तो स्पीड ठीक इसका उल्टा होगा, 4 5 का। क्लियर है? स्पीड ठीक इसका उल्टा होगा, 4 5 का। अब आप मुझे बताइए, स्पीड यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे स्पीड 4 नहीं, कितना है? 40 है। यदि 4 की वैल्यू 40 है तो आप मुझे बताइए 5 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 50 नहीं होनी चाहिए। 4 की वैल्यू 40, 4 दहा में 40 तो 5 दहा 50, यानी उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी पड़ेगी? 50 किलोमीटर प्रति घंटा रखनी पड़ेगी। काम खत्म इस सवाल का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अंकित कुछ राशि 9% साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्ष के लिए। अंकित नाम का कोई लड़का है, कुछ राशि यानी जो मूलधन है, कुछ राशि को 9% की दर पर 2 साल के लिए, और फिर कह रहा है समान राशि प्रतिवर्ष 10% की दर से 4 वर्ष के लिए उधार लेता है। समान राशि, वह 1740 रुपए कुल ब्याज पाता है। वह कितना पाता है? 1740 रुपया अर्जित करता है। 1740 रुपया अर्जित करने का मतलब वह ब्याज कमा रहा है 1740 रुपया। प्रत्येक स्थिति में निवेशक की राशि बताइए। देखिए एक निवेशक है, एक निश्चित राशि को 9% की दर से 2 साल के लिए उधार दिया किसी को,
और वही सेम अमाउंट जो है 10% की दर से 4 साल के लिए किसी को उधार दिया, और उसे 2 सालों में और इधर 4 सालों में जो टोटल ब्याज मिला उसे कितना मिला, 1740 रुपया ब्याज मिला। तो निवेशित राशि आपको बतानी है। बात समझ में आ रही है? राशि सेम है। अब आप मुझे बताइए, इधर जो भी ब्याज मुझे मिलेगा किस पर मिलेगा, प्रिंसिपल पर ही तो मिलेगा। मूलधन पर कितना मिलेगा, 9 दूना 18%। इधर मूलधन का ध्यान समझिएगा, इधर मूलधन का मुझे 18% ब्याज मिलेगा, और इधर मुझे मूलधन का वही राशि सेम है, मूलधन का 10 चौक का 40% ब्याज मिलेगा, और ये टोटल ब्याज मिला करके मेरा कितना होना चाहिए, 1740 रुपया होना चाहिए। ये टोटल ब्याज मुझे मिला के 1740 रुपया होना चाहिए था। अब आप मुझे बताइए, इधर 18% ब्याज, इधर 40% ब्याज, ये टोटल ब्याज मिला करके 1740 रुपया ब्याज होना चाहिए। अब बताइए, इधर भी पी है, इधर भी पी है, पी कॉमन हो जाएगा, बोलिए। इधर भी बटे 100 है, इधर भी बटे 100 है, तो बटे 100 कॉमन हो जाएगा। अब इधर आपका क्या बचा, 18 और प्लस कितना, 40, ठीक ना। तो 18 प्लस 40 कितना हो जाएगा, 40 10 50 50 8 58, यानी कि यहाँ पे हम बोले कितना लिख सकते हैं, 58, और बराबर इधर आपको कितना है, 1740। अब आप मुझे बताइए, क्या आप मूलधन निकाल लेंगे? मूलधन निकालना है तो 1740 58/100 है, ऊपर 100 हो जाएगा, नीचे 58 हो जाएगा। 8 त्रिक का 24 और 5 तिया 15 2 17, कितनी बार में कट रहा है मेरे बच्चों, 3 बार में। और 3 का गुणा इस 100 में करेंगे, और एक जीरो और है, तो 3 क्या कि एक जीरो और है, 100 में करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3000 रुपया। यानी जो मेरा मूलधन है बच्चों वो 3000 रुपया है। एमटीएस 2021 का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी कॉलेज में बीएससी भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान पाठ्यक्रमों के सीटों का अनुपात 7:5:8 है। देखिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, इनके पाठ्यक्रम में सीटों का जो अनुपात है वो 7:5 कितना है, 8 है। ठीक है, तुरंत रेशियो देखा आपने और सवाल प्रतिशत का है, तो इसको आप क्या कर लीजिए, 100 का गुणा कर लीजिए, क्योंकि आगे कैलकुलेशन आपको करना होगा तो दिक्कत नहीं होगी, सवाल दशमलव में नहीं आएगा। यहाँ पे 700, यहाँ पे 500, यहाँ पे 800 कर लीजिए। मान लीजिए भौतिक में टोटल सीट है उस विद्यालय में 700, केमिस्ट्री में 500 और बायोलॉजी में कितने टोटल सीट हैं, 800 सीट हैं। ठीक है, इन सीटों को क्रमशः 50%, 40% और 25% बढ़ाने का प्रस्ताव है। देखिए, सीट 700 है, इसका 50% बढ़ाया गया, तो बताइए 700 का 50% कितना होता है, 350 ही तो होता है। इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने इसमें 350 सीटों को और बढ़ा दिया, तो 7 और 3 10 कितना हो जाएगा, 1050। नई सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, 1050 हो जाएगी। अब कह रहा है इसमें 40% बढ़ाया गया, तो आप मुझे बताइए इसका 40% मतलब 5 चौका 20, इसमें 200 बढ़ाया गया, 500 का 40% कितना हो जाएगा, 200। तो ये कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, 700 हो जाएगा। 500 पहले था, 200 सरकार ने और बढ़ा दिया, ठीक है, 700। इसको 25% बढ़ाएगा तो 25 अट्ठे 200, 800 का 25% कितना होता है, 200, यानी इसको भी 200 बढ़ाया गया, तो 8 और 2 कितना हो जाएगा, 1000। तो नई सीटों का अनुपात आपके आंख के सामने ये रहा। रेशियो को छोटा से छोटा लिखा जाता है, छोटा कर लीजिए, इसको काट लीजिए, 5 और 1 6, ठीक है। 5 से काटिए, 5 दूना 10, 5 इकाइयां 5, 5 से काटिए कितना हो जाएगा, 14 पंजे 70, 5 से काटिए इसको कितनी बार में कटेगा, 20 बार में। यानी नई सीटों की संख्या का जो अनुपात बनेगा 21 संबंधित 14 संबंधित 20 बनेगा। एमटीएस 2021 में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए, देख लीजिए। ऐसे ही क्वेश्चन बच्चों आपको पढ़ना है, ऐसे ही क्वेश्चन आपको रिवीजन करने हैं, तभी जाकर के कुछ होने वाला है पेपर में। ठीक है, अब हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन ये है, अगर कोई टाइपिस्ट 32 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर आकार वाले पेपर का उपयोग करता है। देखिए, कोई टाइपिस्ट है, ठीक है, कोई टाइपिस्ट है, वो एक पेपर का उपयोग करता है, और पेपर की जो साइज है वो 32 सेंटीमीटर और गुणे 20 सेंटीमीटर, कितना सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, इस टाइप का पेपर है, उसका वो उपयोग करता है। वह सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है। देखिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है।
सभी भुजाओं पर 2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ता है। इसका मतलब ये हो कि सभी भुजाओं, 4 भुजाएं हैं, ये सभी भुजाओं पर 2-2 सेंटीमीटर का किनारा छोड़ करके वो टाइप करता है। मतलब इधर से भी 2 सेंटीमीटर छोड़ेगा, देखिए समझिएगा ध्यान से, इधर से भी 2 सेंटीमीटर का जगह छोड़ेगा और इधर से भी 2 सेंटीमीटर का, यहां से भी 2 सेंटीमीटर, यहां से भी 2 सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कुछ ऐसे इतने हिस्से में वो टाइप कर रहा है। ठीक है, फिर सवाल में कह रहा है यदि वह सभी भुजाओं पर केवल 1 सेंटीमीटर का किनारा छोड़े तो टाइपिंग के लिए उपलब्ध क्षेत्रफल में हुई वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। अच्छा एक बात बताइए, 2 सेंटीमीटर का जगह छोड़ रहा है तो इतने एरिया में वह टाइप करेगा। यदि केवल मात्र 1-1 सेंटीमीटर का जगह छोड़ेगा तो उसकी एरिया और क्या हो जाएगी, टाइपिंग की और एरिया बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी। भाई 2 सेंटीमीटर की जगह केवल 1 सेंटीमीटर, तो ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा, ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा और ये थोड़ा सा और बढ़ जाएगा। तो टाइपिंग करने की एरिया उसकी थोड़ी और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सवाल में ये बोला है कि पहले वह 2 सेंटीमीटर का किनारा चारों तरफ छोड़ता है, अब केवल 1-1 सेंटीमीटर चारों तरफ किनारा छोड़े तो उसके टाइपिंग के एरिया में, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की लगभग वृद्धि हो जाएगी, यही आपको बताना है। तो सबसे पहले एक चीज समझिएगा, यदि 2-2 सेंटीमीटर चारों तरफ छोड़ रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आपकी पहले लंबाई 32 थी तो 2 दूना 4 लंबाई घटेगा, 2 दूना 4 चौड़ाई घट जाएगा। इस चीज को आपको समझना पड़ेगा। यदि 2 सेंटीमीटर, देखिए 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, यानी 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर इधर, तो लंबाई 2 दूना 4 सेंटीमीटर कम होगा। 2 सेंटीमीटर इधर 2 सेंटीमीटर, चौड़ाई भी टोटल कितना 4 सेंटीमीटर कम होगा। यानी जो नया, जो ये अंदर वाला एरिया है ये कितना हो जाएगा 28, अब गुणे 20 में से भी 4 कम कर देंगे 16। ठीक है, 16 8 128, ठीक है, 16 दूना 32, 2 34, 44, 448 वर्ग मीटर, ठीक है, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, इतने एरिया में अभी वो टाइप कर रहा है। पेपर का एरिया देखिए 32 दूना 64, पूरा समझिए, 32 दूना 64, 640 वर्ग सेंटीमीटर। जो पेपर का एरिया है वो 640 वर्ग सेंटीमीटर का है, लेकिन वह लड़का, वह टाइपिस्ट 640 वर्ग सेंटीमीटर में टाइप नहीं कर रहा है बल्कि 448 वर्ग सेंटीमीटर में टाइप कर रहा है। अब आपसे यह कहा जा रहा है कि यदि वह 1-1 सेंटीमीटर का ही केवल किनारा छोड़े तो 1 दूना 2 सेंटीमीटर ये और 1 दूना 2 सेंटीमीटर ये कम हो जाएगा। तो ये 2 सेंटीमीटर कम होगा तो कितना हो जाएगा 30, और गुणे ये 2 सेंटीमीटर कम होगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 तिया कितना 540 वर्ग सेंटीमीटर। मतलब यदि वो केवल 1-1 सेंटीमीटर एरिया को छोड़ेगा तो 540 वर्ग सेंटीमीटर एरिया में जो है वो टाइप करेगा। तो आप मुझे बताइए, पहले केवल 448 वर्ग सेंटीमीटर में ही टाइप कर पा रहा था, अब 540 वर्ग सेंटीमीटर में टाइप कर रहा है, तो उसकी एरिया कितनी बढ़ी, टाइपिंग की एरिया बताइए ना कितनी बढ़ी। तो 50, 5 4 9 90, 90 तो 92, इतना बढ़ा। 92 वर्ग सेंटीमीटर उसका एरिया बढ़ गया। ये किसमें बढ़ा, ये 92 वर्ग सेंटीमीटर किसमें बढ़ा, इसमें बढ़ करके तभी तो यहां पे पहुंचा है। तो 92 वर्ग सेंटीमीटर जो एरिया बढ़ा है वो 448 में बढ़ा है। यदि इसको प्रतिशत में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसमें 100 का गुणा कर दें, 4 से काट लीजिए, 4 दूना 8, कितना बचा 4 तिया 12, 4 से काट लीजिए, 4 इकैया 4, 4 चिकैया 4, 4 दूना 8, ठीक है, 2 से काट लीजिए, 2 पंजे 10, 4 से कट जाएगा अभी भी, 4 दूना 8 और 4 बटे 32, 4 से काट लीजिए 25 बार में, ठीक है, 25 तिया 75, 5, 25 दूना 50, 50 5 7 57, और बटे में कितना है 28। अब आप देख पा रहे हैं 28 दूना होता है 56, 1 बचा 15 हो जाएगा, मतलब भाग नहीं जाएगा, जीरो उतारेंगे, दशमलव होगा तो फिर 15 के आगे जीरो 150 हो जाएगा। फिर आप 3 पचे 15 लगभग 5, यही आपका ऑप्शन है। ऑप्शन देखिए केवल एक ही है जिसमें 20 आपको दिख रहा है, तो पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में आपको अपना समय बचाना है। यहाँ पे 28 दूना जैसे ही 56 है तो देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन जिसमें 2 दिखाई दे रहा है, जिस ऑप्शन में 2 दिखाई दे रहा है वही आपका उत्तर हो जाएगा, पूरा भाग देने की भी जरूरत नहीं है। किस बार एक क्वेश्चन को फिर से देख लीजिएगा। मेरे जो पेपर की एरिया है वो 32 दूना 64, 640 वर्ग सेंटीमीटर की एरिया है, लेकिन जो बंदा टाइप कर रहा है वो मात्र 448 वर्ग सेंटीमीटर में ही टाइप कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसने बाहरी किनारियां 2-2 सेंटीमीटर का छोड़ दिया है। तो 2 दूना 4 सेंटीमीटर लंबाई से कम हो जाएगा, 2 दूना 4 सेंटीमीटर चौड़ाई से कम हो जाएगा। अब यदि वह 1-1 सेंटीमीटर किनारा छोड़ेगा तो 1 दूना 2 सेंटीमीटर लंबाई से कम होगा, 1 दूना 2 सेंटीमीटर चौड़ाई से कम होगा, तो नया एरिया हो जाएगा 540।
अब इसकी जगह इतने में टाइप करें तो कितना बढ़ा, 92 वर्ग सेंटीमीटर एरिया बढ़ गया। किस पर बढ़ा, 448 पर। कितने प्रतिशत बढ़ा, तो 100 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलना होता है तो 100 से हमेशा गुणा करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, कविता किसी ड्रेस के लिए 800 रुपया वाला कपड़ा खरीदती है। एक कविता नाम की लड़की है, किसी ड्रेस के लिए 800 रुपया का कपड़ा खरीदती है और कढ़ाई के लिए 350 रुपए खर्च करती है। देखिए, कढ़ाई के लिए 350 रुपए खर्च करती है। तो आप मुझे बताइए, कविता ने उस ड्रेस को खरीदने के लिए टोटल कितना रुपया खर्च कर दिया। 800 रुपया में खरीद के लेके आई और कढ़ाई और बुनाई के लिए उसने 350 रुपया और खर्च कर दिया, तो 8 और 3 1150 रुपया उसका लागत ही लग गया, यानी 1150 रुपया तो उसका लागत ही पड़ गया। अब कह रहा है 20% वह उस ड्रेस को लाभ पर बेचती है, तो विक्रय मूल्य ज्ञात करें। आप मुझे बताइए, 1150 रुपया अभी उसका क्रय मूल्य है, और आपको मालूम होना चाहिए किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है, 100 होता है। क्रय मूल्य ये 100 है, ये क्रय मूल्य है। 1150 रुपए क्या है, क्रय मूल्य है, और क्रय मूल्य की वैल्यू जो होती है हमेशा 100 के बराबर होती है। ये 100 कहां आ जाएगा, नीचे, और यहाँ पे उसी का गुणा करेंगे जो आपको बताना है। आपको विक्रय मूल्य बताना है, तो विक्रय मूल्य या तो 100 से ज्यादा होता है या तो 100 से कम। यदि लाभ पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 100 से ज्यादा होना चाहिए, और नुकसान पर बेचेंगे तो विक्रय मूल्य 100 से कम होना चाहिए। हमें 20% का लाभ कमाना है, तो यहाँ पे विक्रय मूल्य 120 होना चाहिए। 120 से गुणा कर देंगे तो विक्रय मूल्य आ जाएगा। 100 की वैल्यू यदि 1150 है तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी आंख के सामने। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। अब इसमें आप 12 का गुणा कर लेंगे, 12 पंजे 60, 12 के यहाँ 12 6 18, 12 के यहाँ 12 और 1 13, 1380 रुपए। कितना भैया, 1380 रुपए। ठीक है, ऑप्शन नंबर चौथा। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल था। ऐसे सवाल तो आप लोग आराम से कर ही लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है मुझे जहां तक लग रहा है। क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य यानी 100 की वैल्यू आपके आंख के सामने है, 120 की वैल्यू बता दीजिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बारह पुरुष किसी रंगाई कार्य को, देखिए बहुत ही मजेदार टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन आपको समझिए पढ़ने हैं। एमटीएस में देखिए कैसे किस टाइप के किस लेवल का क्वेश्चन पूछा है, एक बार इस चीज का आप अनुमान लगा ले सकते हैं इस क्वेश्चन से। 12 पुरुष किसी रंगाई कार्य को 8 दिनों में कर सकते हैं। देखिए 12 पुरुष, पुरुष यानी मेल, किसी रंगाई काम को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 16 महिलाएं उसी रंगाई कार्य को, 16 महिलाएं को आप लोग फीमेल से भी लिख सकते हैं। 16 महिलाएं उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। 12 दिनों में पूरा कर सकती हैं। ठीक है, 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में और 16 महिलाएं किसी काम को जो है 12 दिन में पूरा कर सकती है। पहले इसका मतलब आप समझिए। जब भी हम लोग काम और समय के इस तरीके के सवालों को लगाएंगे जहां पे महिला, पुरुष और बच्चों की बात आए, तो वहां पे पहली चीज आपको क्षमता निकालनी पड़ेगी। सबसे पहली चीज आपको उनकी क्षमता निकालनी पड़ेगी जिनका सवाल में आपको बात कर रहा है। महिला और पुरुष की बात कर रहा है तो सवाल में महिला और पुरुष की क्षमता निकालनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपको काम निकालना पड़ेगा कि हमें उनसे कितना काम करवाना है। आपको क्या निकालना पड़ेगा, काम निकलवाना पड़ेगा कि हमें उनसे कितना काम करवाना है। ये दो चीजों को आपको निकालना आ गया तो फिर आप टाइम एंड वर्क के किसी भी क्वेश्चन में नहीं फंसेंगे। देखिए कितने शानदार तरीके से मैं इसको आपको बताने वाला हूं। 12 पुरुष किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। सबसे पहला काम मुझे क्षमता निकालना है, तो आप मुझे बताइए एक ही दिन में मुझे काम करवाना है। 12 आदमी है, कह रहे कि मैं 8 दिन में काम को खत्म कर सकता हूं। एक दिन में ही मुझे काम को खत्म करवाना है तो मुझे 8 गुना आदमी की जरूरत होगी। या इसको आप ऐसे समझिए कि 12 आदमी से आप काम करवा रहे हैं, वो 8 दिन में काम करेंगे, तो आप कितने आदमियों की मजदूरी देंगे। आप एक दिन में 12 आदमी की मजदूरी देंगे तो 8 दिन में 12/96 लोगों की मजदूरी देंगे कि नहीं देंगे। तो 96 लोगों को मजदूरी आप देंगे 8 दिनों में। उन्हीं 96 लोगों को एक ही दिन बुला लीजिए। एक ही दिन में यदि 96 लोगों की मजदूरी दे देंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। 12/96 एक दिन में काम करवाना है तो 12/96 लोगों की जरूरत होगी, और एक दिन में इधर काम करवाना है तो 16 और 12 का गुणा करेंगे तो इतने औरतों की आपको जरूरत पड़ेगी। ये भी एक दिन में काम खत्म कर देंगे।
और ये भी कि एक दिन में काम खत्म कर देंगे, दोनों की क्षमता आपस में क्या हो गई बराबर। भाई इतने लोग मिलकर के 12/96 लोग मिलकर के एक दिन में काम खत्म कर देंगे, इधर 16 × 12 लोग मिलकर के एक दिन में काम खत्म कर देंगे, इनकी क्षमता आपस में बराबर। डी से डी क्या हो गया, कट गया। 12 से 12 क्या हो गया, कट गया। 8 इकाइयां 8 और 8 दूना 16, यहाँ पे आ गया यम है ना, तो 1 m बराबर 2 फीमेल। इसका मतलब ये हुआ m बराबर 2 पढ़ेंगे बच्चों, याद रखना m बराबर 2 पढ़ेंगे और फीमेल बराबर कितना पढ़ेंगे, 1 पढ़ेंगे। ये आ गई क्षमता। क्षमता का मतलब एक आदमी यदि 2 काम करने की क्षमता रखता है दिन भर में, तो औरत एक दिन में कितना काम करेगी, 1 काम करेगी। एक दिन में एक औरत 1 काम करेगी, तो एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, ये इनकी क्षमता आ गई। अब इसके बाद हमें काम निकालना है कि टोटल हमें इनसे कितना काम करवाना है। तो m की वैल्यू चाहे यहां लिख दीजिए, f की वैल्यू चाहे यहां लिख दीजिए, ये टोटल काम आ जाएगा। कैसे आएगा वो भी समझ लीजिए। जैसे इसी पे हम रख लेते हैं 12 आदमी है। अच्छा एक बताइए, एक आदमी कितना काम करेगा दिन भर में, यहां पे देखिए ना, एक आदमी दिन भर में कितना काम करेगा, 2 काम करेगा। एक दिन में 2 काम, तो 12 आदमी यदि मैं करूं लगा दूं तो 12 दूना 24, एक दिन में कितना काम होगा, 24 काम होगा। एक दिन में 12 दूना 24 काम होगा, और 8 दिन में कितना होगा, तो 24 अट्ठे देखेंगे तो 192 काम होगा। कितना काम होगा, 192। ठीक है, कोई दिक्कत। एक आदमी दिन भर में 2 काम करेगा, तो 12 आदमी दिन भर में 12 दूना 24 काम करेंगे। एक दिन में 24 काम हो रहा है, तो इस हिसाब से 8 दिन में कितना हो जाएगा, 24 अट्ठे 192 काम होगा। मतलब हमको 192 काम करवाना है। अब सवाल में कह रहा है कि 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं। कितने पुरुष भैया, 8 पुरुष। देखिएगा सुनिएगा, 8 पुरुष घर को रंगना शुरू करते हैं, ठीक। प्लस 6 दिन बाद, कितने दिन बाद, 6 दिन बाद 2 पुरुष छोड़ करके काम चले जाते हैं। तो आप मुझे बताइए 8 पुरुष कितने दिन तक काम किए हैं, 6 दिन तक काम किए हैं। 8 पुरुष 6 दिन तक काम किए हैं, तब ना उसके बाद 2 पुरुष चले गए हैं और उनकी जगह पे 4 महिलाएं आ गई हैं। तो पहले आप बताइए 8 पुरुष 6 दिन में कितना काम किए होंगे। m की वैल्यू कितनी है, 2 है, तो यहां m को हटा के 2 लिख दीजिए। क्यों लिख लीजिए, समझ में आएगा अभी। एक आदमी एक दिन में 2 काम करेगा, तो 8 आदमी 8 दूना 16 काम करेंगे। एक दिन में एक आदमी कितना काम करने की क्षमता रखता है, 2 काम। तो 8 आदमी एक दिन में 8 दूना 16 काम करेंगे। एक दिन में 16 काम हो रहा है, तो 6 दिन में 16 85, 16 छक्का 96 काम हुआ होगा। कितना हुआ होगा बताइए ना, 96 काम हुआ होगा। ठीक है, 96 काम खत्म होने के बाद तब 2 आदमी को भगाया गया है और उनकी जगह पे 4 औरतों को लाया गया है। तो पहले 192 काम था, इसमें से 96 काम तो खत्म हो गया मेरे भाइयों। अब बताओ 96 काम खत्म हो गया तो कितना काम बचा, 96 काम और बचा हुआ है, यही शेष काम बचा हुआ है। तब तक क्या हुआ, इसमें से 2 आदमी को भगा दिया गया, तो कितने आदमी बचे, 6 आदमी बचे। अब प्लस 4 औरतों को ला दिया गया। कितनी औरतों को, 4 औरतों को ला दिया गया। अब काम इतने लोग करेंगे, तो आपको बताना है इतने लोग काम करेंगे और काम इतना करवाना है, तो कै दिन लगेगा, यही सवाल है आपका। तो एक बताइए, यम की जगह पे 2 लिखिए, और सॉरी एफ यहां पे रहेगा, सॉरी यहां पे एफ। एम की जगह पे 2 लिखिए और एफ की जगह पे कितना लिखिए, 1। यानी एक आदमी 2 काम करेगा, यहां मैं लिख दे रहा हूं, एक आदमी 2 काम करेगा, तो 6 दूना 12 काम होगा। और प्लस एक औरत 1 काम करेगी, तो 4 औरत 4 काम करेगी, तो 12 और 4 16 काम होगा एक दिन में। कितने दिन में, 16 काम होगा। 16 काम होगा आपका एक दिन में। काम करना है 96, तो कितना दिन लगेगा, इसी 16 से भाग दीजिए। 16 85, 16 छक्का 96, कितना दिन लगेगा, 6 दिन लगेगा। यही आपके सवाल का उत्तर है दोस्तों। ठीक है, बात कुछ समझ में आ रही है, बोलिए। देखिए 6 आदमी और 4 औरतों से अब काम करवाना है। 6 आदमी से काम करवाना है और 4 औरतों से। एक आदमी 2 काम करेगा, तो 6 आदमी 6 दूना 12 काम करेंगे दिन भर में, दिन भर की बात हो रही है। एक औरत 1 काम करेगी, तो 4 औरत 4 काम करेंगी, तो 12 काम आदमी करेंगे और 4 काम औरतें करेंगे, तो 12 4 16 काम होगा दिन भर में। और काम कितना पेंडिंग है, 96 काम खाली पेंडिंग है। तो एक दिन में 16 काम, तो 96 काम करने को कितना समय, 16 85, 16 छक्का 96, 6 दिन में काम आपका ये बचा हुआ क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आपका जवाब मेरे दोस्तों कितना आना चाहिए, 6 दिन आना चाहिए। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 10 है। देखिएगा, दो संख्या है, कह रहा है x और y, ये दो संख्या, इनका अंतर कितना है? 10 है। ठीक है, कह रहा है यदि उनका एलसीएम 120, इन संख्याओं का एलसीएम दिया है 120 और इन्हीं संख्याओं का एचसीएफ दिया है 10, एलसीएम 120 है और एचसीएफ दिया है 10, तो संख्याओं का योगफल क्या होगा? आपको संख्याओं का योगफल बताना है मेरे बच्चों। ठीक है, कितना आसान सा सवाल आपके पूछा है एमटीएस में, देखिए बहुत मजेदार है। दो संख्याओं का अंतर 10 है, एल 120 है और एचसीएफ कितना है आपका? 10 है। तो आप मुझे बताइए, एक नियम है कि दो संख्या, जैसे यहाँ पे x और y दो संख्या है ना, दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अपने ही एचसीएफ और अपने ही एलसीएम के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। अब बताइए, एचसीएफ 10 है, एलसीएम 120 है, यदि मैं इनका गुणा करूं तो कितना आ जाएगा? 1200। तो x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 1200 आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, x इंटू वाई बराबर कितना आ गया? 1200 आ गया। एक नियम है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल होता है वो अपने ही एचसीएफ और अपने ही एलसीएम के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए यहां पर हम दो संख्याओं का गुणनफल निकाल सकते हैं 1200, और दो संख्याओं का गुणनफल 1200 है और इन्हीं दोनों संख्याओं का जो अंतर है मेरे दोस्तों वो कितना है? 10 है। अब आप मुझे बताइए, यहां से आप एक चाहें तो तुक्का मार करके बता सकते हैं कि वह संख्या क्या हो सकती है। ऐसी दो संख्याएं ढूंढिए जिनका डिफरेंस 10 का हो और उनका गुणा करने पर कितना आना चाहिए? 1200 आना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, क्या वो संख्या होनी चाहिए? बताइए, वो संख्या क्या होनी चाहिए? बताइए, क्या वो संख्या 30 और 40 नहीं होनी चाहिए? 40 और 30 का गुणा करेंगे तो 1200 आएगा, 40 और 30 को घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आ जाएगा। यानी दोनों संख्याओं का अंतर 10 है मेरे बच्चों और दोनों संख्याओं का गुणनफल 1200 है। सेटिस्फाई हो रहा है? इसका मतलब बड़ी संख्या 40 होगी, छोटी संख्या 30 होगी, उन दोनों संख्याओं का योग बताना है, तो 40 और 30 कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यही आपके सवाल का उत्तर। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यदि आप तुक्का ऐसे नहीं लगा सकते तो फिर आपको इसको डिटेल में करना पड़ेगा, आपको x प्लस वाई का फार्मूला रखना पड़ेगा, होल स्क्वायर का फार्मूला, फिर घटाएंगे जोड़ेंगे तब जाकर के इसका उत्तर आएगा। तुक्का मार करके ऐसे सवालों को आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे जो दोनों संख्याओं का योग आएगा वो कितना आएगा? 70 आएगा। ठीक है, बना दीजिए।